बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 75 किस्तें सुन चुके हैं और अब 76वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। एक शख्स ने मीटिंग की कार्रवाई का आगाज किया। इब्तदाई रस्मी गुफ्तगू के बाद उसने कहा, हम लोग जिस मिशन की तकमील के लिए तवील अरसे से यहाँ जमा थे, आज वो मुकम्मल हो रहा है और हमें खुशी है कि बेशुमार खतरात से निपटने के बाद बिलाखिर कामयाबी ने हमारे कदम चूमे। कीमियाई हथियारों के नमूने और उनके फार्मूले हमारे लिए जिस कदर अहम है आप सब जानते हैं। चंद बड़े मुल्क तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत का एक ड्रामा खेल रहे थे। आप सब उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस, और उनके ये ड्रामे पब्लिसिटी हासिल करने के लिए होते हैं। वो इंसानियत के अलमदारों में अपना नाम देखना चाहते हैं। हालांकि ऐसे चंद फार्मूले ज़ाया करके उनसे कहीं ज़्यादा खतरनाक फार्मूलों की तैयारी शुरू हो जाती है और ये खेल नए सिरे से जारी हो जाता है। हमारी पॉलिसी खुली हुई है, हमें हर तरह के हथियारों की ज़रूरत है ताकि हम ठोस बुनियादों पर जिंदा रह सके। इसलिए हम इस आबदोद में दिलचस्पी ले रहे हैं। नाम निहाद अमन पसंद हमें नाकाम करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में मिस्टर हाइल जोशू ने हमारी मदद की है। बेशक दुनिया का हर शख्स कारोबार करता है, हाइल जोशू भी हमसे कारोबार कर रहे हैं और वो इसमें हक बजानिब है। हमारे जिन दोस्तों ने इस मामले में हमारी मदद की है उनमें मिस्टर ओलिव हावर्ड का नाम सरे फरिस्त है। दर हकीकत मिस्टर जोशू को हमारे हक में हमवार करना इन्हीं का काम है। अमरीकी CIA के अहम तरीन नुमाइंदे मिस्टर हावर्ड हम में से एक हैं और इन्होंने हमारी ये मदद अपने मुल्क की तरफ से नहीं बल्कि खालिस ज़ाती बुनियादों पर की है। हम खुसूसी तौर पर इनके शुक्रगुजार हैं। ये मेरा फ़र्ज था, सहूनियत के फ़रोग के लिए हर यहूदी को ख्वाह वो कहीं भी हो, किसी भी हैसियत का हामिल हो, मसरूफ़ अमल रहना चाहिए, ओलिव हावर्ड ने कहा। आखिरी फ़र्द का इंतज़ार था और फिर ये आखिरी फ़र्द भी अंदर दाखिल हो गया। ये एक दुबली पतली बूढ़ी औरत थी। सफ़ेद बालों वाली ये औरत शक्लो सूरत से बेहद ज़हीन नज़र आती थी। इसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। मैंने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया। मेरा नाम गैशी हायरन है और जोशू ने मुझे मुकम्मल इख्तियारात देकर आपके दरमियान भेजा है। ये उसका दस्तखत शुदा पैगाम आप सब के लिए है। उसने एक कागज़ एक यहूदी अफीसर के हवाले कर दिया। गैशी बायरन को मेहमान खसूसी की हैसियत से एक नशिस्त दी गई और फिर जोशू का पैगाम सुनाया गया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अपनी ज़मीन अपने समंदरों में जोशू आपको खुश आमदीद कहता है। मादाम गैशी मेरी अदीदा और मेरी दस्ते रास्त हैं। आप लोगों की पेशकश मैंने मंजूर कर ली है और आप दो आपके हवाले करने पर तैयार हो चुका हूँ। मादाम से बकिया अमूर तय कर लें और इस सौदे को मुकम्मल कर लें। हाइल जोशू, मादाम ये आबदोद हमें कहाँ से हासिल करना होगी? जगह अदायगी के बाद बताई जाएगी, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। अदायगी आप किस शक्ल में पसंद करेंगी? सिर्फ सोने की शक्ल में, किसी मुल्क की करेंसी काबिल कबूल ना होगी। हमें इसके लिए कितना वक्त दिया जाएगा? सिर्फ 10 दिन, हम इससे ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते। अदायगी के बाद हमें मज़ीद कितना इंतज़ार करना होगा? ये सवाल शातराना है, इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। क्यों मादाम? क्योंकि इस तरह आप आबदोद की रेंज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बूढ़ी ने जवाब दिया। क्या आबदोद पूरी तरह वर्किंग आर्डर में है? हम उसे बआसानी ले जा सकते हैं। उसे पहले से बेहतर बना दिया गया है। उसकी कारकर्दगी शानदार है और वो किसी भी लंबे सफ़र पर ले जाई जा सकती है। हम ये अदायगी 10 दिन के अंदर कर देंगे। क्या हमें इस बात का इत्मीनान दिलाया जा सकता है कि अब सौदा हमारे हक में तय हो चुका है और किसी और तरफ से सौदेबाजी का कोई खतरा नहीं है? हाइल जोशू ने आपसे वादा किया है। इसके अलावा मैं एक और खुशखबरी भी आपको सुना देना चाहती हूँ। फरमाइए, लोगों ने इश्तियाक से पूछा। अरबों ने मुश्तरका तौर पर हमें आबदोद की खरीदारी के लिए एक माकूल पेशकश की है। हम ये बद मुआहिदगी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मिस्टर हार्डू की खुसूसी दरख्वास्त पर हम इसके लिए मजबूर हो गए। हमने उनसे कहा है कि वो सोना लेकर आएँ, हम आबदोद उन्हें दे देंगे। चुनाचे मुकर्ररा 10 दिन के बाद भी अगर कुछ वक्त उनके आने में लग जाए तो आप हमें इसकी रियायत दे देंगे। उसके सिले में हम 9 फ़लस्तीनी आपके हवाले कर देंगे जो तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के अहम रुकन है और आबदोद के सौदे के लिए हमारे पास आए थे। इनके अलावा वो लोग भी आपकी मलकियत होंगे जो मतलूबा सोना लेकर आएंगे। आप लोगों को इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है? वक्त ज़्यादा तवील तो ना होगा मादाम? इसका इम्कान नहीं है। तब हमें इस पर एतराज़ ना होगा। इसके बाद कोई बात गौर तलब नहीं रह जाती, बूढ़ी औरत ने कहा और उठ खड़ी हुई। मेरे सीने में आग का एक समंदर मौजूद था। अरबों के खिलाफ इस घनौनी साजिश में ओलिव हावर्ड पेश था। दिली दिल में तैश खाते हुए मैंने कहा, हावर्ड, बड़ा कर्ज है तुझ पर। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब मैं तुझसे इंतकाम लूँगा और ऐसा इंतकाम कि तेरी पूरी कौम कांप उठेगी।
लेकिन अब एक और अहम जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी थी, अरबों के इस नए खसारे से बचाने की। मीटिंग बर्खास्त हो गई, मेहमान एक एक करके वापस चले गए। रात को 11 बजे मैंने वायरलेस पर अपने चीफ डैन मार्शे को इतला दी, मीटिंग खत्म हो गई है मिस्टर मार्शे, तमाम कार्रवाई बखैर खूबी हो गई, मेहमान वापस जा चुके हैं। मेरी महबूबा तुम्हें सलाम कहती है, बड़े खूबसूरत वक्त में तुमने मुझे ये इतला दी है, मेरे लिए क्या हुक्म है? हनीमून ऐश, तुम्हारी बीवी यकीनन एनके से वापस आ गई होगी, कप्तान तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर सहूलत मुहैया कर देगा। शुक्रिया मिस्टर मार्शे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कप्तान गर्दिश ने मुझे एक शानदार लॉन्च मुहैया कर दी और मैं अपने जजीरे की तरफ चल पड़ा। एक तरफ अपनी शानदार कामयाबी पर मुझे खुशी थी तो दूसरी तरफ मैं सख्त तरद्दुद का शिकार था। 9 फलस्तीनियों के उस वक्त की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर थी और उसके साथ ही उन लोगों के मिशन को नाकाम बनाना था। ये सब कुछ किसी एक इंसान के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन अगर कामयाबी नसीब हो जाए तो इससे बड़ी खुशबख्ती और क्या होगी। जजीरा तारीकी में डूबा हुआ था, चारों तरफ एक सहमी हुई सी खामोशी तारी थी। मैं पिस्तौल हाथ में लिए हुए एहतियात से पोशीदा मकान की तरफ बढ़ने लगा। झाड़ियों से गुजरने के बाद हल्की सी रोशनी देखकर तजस्सुस भी हुआ और इत्मीनान भी। इत्मीनान इस बात पर कि शार-2 वापस आ गया है। तजस्सुस ये था कि वही है या और कोई, लेकिन अंदर शार-2 ही था। सख्त नींद आ रही थी चीफ, लेकिन अगर तुम सुबह सुबह वापस आते तो मैं तुम्हें जागता ही मिलता। शुक्रिया शार-2, अपनी कामयाबी की खबर सुनाओ। मामूली सा काम था चीफ, कौन से तीर मारने थे, तुम्हारी तलब करदा चीज ले आया हूँ, शार-2 ने कहा और ट्रांसमीटर मेरे हवाले कर दिया। इस ट्रांसमीटर को सही सालम वसूल करके मुझे बेपनाह खुशी हुई थी। मार्शल के हालात हस्बे मामूल कोई अहम बात नहीं हुई। मोर वगैरह से मुलाकात हुई, मिस्टर मोर एनके गए हुए थे। तुम्हारी गैर मौजूदगी पर किसी को कोई तशवीश? मैं कह चुका हूँ चीफ कि मैं कति गैर अहम शख्सियत हूँ, भला मेरे लिए किसी को क्या परेशानी हो सकती है? मेरे लिए तुम इस वक्त दुनिया के अहम तरीन इंसान हो शार-2, मेरे तनहा साथी। मैंने कहा, मैं इन अल्फाज को अपने रिकॉर्ड में रखूंगा चीफ। इससे पहले किसी ने ये अल्फाज नहीं कहे और उसके बाद भी शायद कोई नहीं कहेगा। मैं थोड़ी देर के लिए इजाज़त चाहूँगा शार-2, मैं सो जाऊँ चीफ, सख्त नींद आ रही है। बड़े इत्मीनान से शुक्रिया, मैंने कहा और मकान से बाहर निकल आया। फिर एक सुनसान जगह जाकर मैंने बेचैनी से तहजीब को कॉल की और चंद लम्हात के बाद उससे रब्ता कायम हो गया। तहजीब बोल रही हूँ, उसकी आवाज़ उभरी। तनहा हो? नहीं, मेरे महबूब का ख्याल मेरे सीने से लगा हुआ है। जवाब में क्या कहूँ, खामोश हो जाओ, यही जवाब होगा। बेहद अहम इतलात हैं। इरशाद, तहजीब ने कहा। तारीना हाडू से कोई रब्ता कायम हुआ? आज उनसे बात हुई है, मैंने उन्हें बताया कि अली इंतहाई नामसाद हालात में काम कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इस वक्त उनसे रब्ता कायम कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तारीना को मेरा एक खुसूसी पैगाम फ़ौरन दे दो, उनसे कहो कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके बैरूत में तंजीम से रब्ता कायम करके अली यार खान का एक पैगाम दे दिया जाए। ये अशद ज़रूरी है और इसमें एक लम्हे की ताख़ीर सख्त ख़तरनाक होगी। पैगाम दोहराओ अली, हम बाकी बातें बाद में भी कर लेंगे। तहजीब संजीदा होकर बोली, नोट करो, अली यार खान तंजीम का खादिम इतला देता है, अपने दोस्तों के की सयाहत का हर लम्हा फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए वक्फ है और हर वो जगह जो उसकी निगाह में आ जाए कि जहाँ तंजीम का मफाद हो उसका अमल जारी होता है। चुनाचे इन दिनों मैं उस आबदोज की फ़िक्र में हूँ जो तंजीम के लिए लम्हा फ़िक्रिया बनी हुई है, हायल जोशु बदअहदी कर रहा है और अरब दुनिया की तरफ से मौसूल शुदा पेशकश कबूल करके धोखाधड़ी करना चाहता है। चुनाचे जो दौलत सोने की शक्ल में भेजी जा रही है उसे फ़ौरन किसी मौसर बहाने के साथ रोक दिया जाए। ये दौलत हजम कर ली जाएगी और इसे लाने वालों को वापस नहीं किया जाएगा। उन 9 अफराद की मानद जो उसकी कैद में है और जिन्हें जबरो तशद्दुद के जरिए इस गुफ्त व शनीद पर आमादा किया जा रहा है। अब्दोज का सौदा हुकूमत इसराइल के हक में तय हो गया है और हफ्ते अशरे के अंदर वो उनके हवाले कर दी जाएगी, लेकिन खुदा के फजल से वो कभी इसराइल नहीं पहुंचेगी और मैं आप लोगों को उसकी तबाही की इतला दूंगा। खादम अली यार खान। बस? तहजीब ने लरजती आवाज़ में पूछा। हाँ तहजीब, ये पैगाम जिस कदर जल्द बैरूत पहुंच जाए उतना ही बेहतर है। मैं भी तारीना हाडू को मुखातब करके उससे इस्तदा करूंगी कि ये काम फ़ौरन कर दे। बस एक बात बता दो। पूछो तहजीब। तुम ये सब कुछ करते हुए महफूज हो? हाँ, खुदा का शुक्र है। मुझसे कब मिलोगे? मिलना चाहती हो? हाँ, मुझे भी कुछ अहम इतलात तुम्हें देना है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कब और कहाँ? मगर तुम्हारी मसरूफियात, चंद रोज़ मैं फारग हूँ, तो अली कल मुझसे मिल लो। यहीं मादाम मार्टिना की रहायशगाह पर आ सकोगे? किसी लिहाज से नुकसानदेह तो ना होगा? जो कुछ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो मुमकिन है तुम्हारे लिए ज़्यादा मुफीद साबित हो, इसलिए ये खतरा मोल लिया जा सकता है। कल किस वक्त?
शाम को 6 बजे पहुंच जाओ। मादाम शाम के बाद अपनी ख्वाबगाह में चली जाती हैं, मैं तुम्हें पूरे पते से आगाह किए देती हूँ, दिक्कत ना होगी। यहाँ मेरी हैसियत मुमताज़ है, मैं खुद तुम्हारा इस्तकबाल करूँगी। पता बताओ, मैंने कहा, और तहजीब मुझे पूरे पते से आगाह करने लगी। मेरा दिल मुसर्रत से लबरेज है तहजीब, इस तरह दीदार कराने का शुक्रिया, मैंने कहा, और मैं इस वक्त से कल शाम का इंतज़ार करूँगी। खुदा हाफिज़। मैंने भी उसे खुदा हाफिज़ कहकर ट्रांसमीटर बंद कर दिया और फिर आंखें बंद करके ख्यालात में गुम हो गया। तहजीब वाकई मेरे दिलो दिमाग में रच बस गई थी। उसका तसव्वुर मेरी ज़िंदगी था। वो मुझे क्या बताना चाहती थी? ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए उसने सारी एहतियात बालाए ताक रख दी है? वक्त गुजारना वाकई एक मुश्किल मसला था, लेकिन अब इंतज़ार की रवायती लज्जत का मज़ा भी चखना था। सुबह होने की थी जब अपनी जगह से उठा और उस चटानी मकान में आ गया जहाँ शार्टू गहरी नींद सो रहा था। आहट पैदा किए बगैर मैं एक जगह मुंतखिब करके लेट गया। ज़हन बुरी तरह थका हुआ था, इसलिए नींद आने में देर न लगी। फिर पेट में गर्दश करने वाले चूहों ने जगाया और एक निगाह में अंदाजा हो गया कि दिन का काफ़ी हिस्सा गुजर गया है। शार्टू मौजूद न था। इंगड़ाई लेकर घड़ी देखी, 1 बज रहा था। यह भी बेहतर हुआ था, आधे दिन की तकलीफ खत्म हो गई थी, वरना इंतजार सुहाने रूह होता है। मेरे कदमों की आहट हुई तो शार्टू अंदर आ गया। पानी तैयार है, मुंह हाथ धो लो चीफ, तो बेहतरीन खाना पेश करूंगा। और उसके बाद काफ़ी दिल खुश कर दिया यार शार्टू तूने। जल्दी से खाना निकाल लो, मैं अभी तैयार हुआ। भुना हुआ गोश्त, पनीर और बासी स्लाइस जिन्हें मक्खन में तलकर नरम कर लिया गया था, इस वक्त दुनिया की सबसे लजीज शय लगी। फिर गोश्त पर चौंक पड़ा। शार्टू ने बताया कि उसने मुर्गियां शिकार की हैं। मैंने उसे भी अपने साथ शरीक किया था। इसी दौरान कोई खास बात तो नहीं हुई? कती नहीं। इस दौरान कोई खास बात तो नहीं हुई? कती नहीं चीफ, अमन रहा। हमें एन के चलना है शार्टू। जरूर चलना है चीफ। क्या रात को रुकोगे? क्यों? बस ऐसे ही पूछ लिया था। बदकिस्मती से वो दोनों मियाँ बीवी थे, वरना यहाँ शराब जरूर होती। तुमने ये नहीं पूछा कि एन के क्यों चलना है? क्यों पूछूं? चीफ दिमाग है और शार्टू बदन, बस इतना ही काफी है। शार्टू ने कहा, तुम्हारे मुल्क में तुम्हारा क्या ओहदा है शार्टू? प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट का रुकन हूँ। मेरे लिए अपना डिपार्टमेंट छोड़ सकोगे? खुराक, शराब, सिर्फ इन 2 चीजों से रिश्ता है और कोई नहीं अपना चीफ। अब तुम्हारी मोहब्बत भी शामिल हो गई है। जो शख्स किसी दूसरे के लिए जान पर खेल जाए, ज़हीन हो तो कदर करना जानता हूँ, और उसका साथ कौन बदनसीब छोड़ना चाहेगा? तुम शार्टू को कबूल करोगे तो कौन इनकार करेगा? बस शार्टू, अभी इतना ही कह सकता हूँ, तैयारियां करो। ओके, बोट से चलोगे या लॉन्च से? बोट मौजूद है अभी तक? हाँ, मैं वही इस्तेमाल करता रहा हूँ, लेकिन वो पोशीदा है, तलाश करने पर ही मिल सकती है। मुझे एहसास है कि वो आईवान फैरू की मलकियत है और उसे तलाश किया जा रहा होगा। उसे ज़ाया कर दो शार्टू, ये जजीरा हमारे लिए अहम है। अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो हमारी यहाँ मौजूदगी से वाकिफ हो जाएंगे, हमारी जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाएंगी, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो हमसे ये ठिकाना छीन लिया जाएगा। कोई मसला नहीं है चीफ, लेकिन इजाज़त हो तो एक सवाल पूछ लूँ? हाँ कहो। ये लॉन्च जिससे हम सफ़र करेंगे महफूज है? मतलब ये है कि दूसरे लोग इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे? नहीं, मैंने अपना किरदार बखूबी निभाया है। तुमने देखा कि मैं बूढ़े की शक्ल में नहीं हूँ। ओके चीफ, मुझे थोड़ी देर के लिए इजाज़त हो, शार्टू ने कहा और चला गया। उसके जाने के बाद मैं अपने प्रोग्राम के बारे में गौर करता रहा। बहुत सी चीज़ें ज़हन में उलझन पैदा कर रही थी, लेकिन इनका कोई हल नहीं था, और इस सिलसिले में बस एक ही तरीका काफ़ी था कि उसे सामने देखूं जो ओझल है। उसके लिए परेशान हूँ, वरना सलाहियतें उलझ जाती हैं और असल काम भी अंजाम नहीं दिया जा सकता। चुनाचे उलझनों को ज़हन से दूर कर देना ही बेहतर है। शार्टू तकरीबन 20 मिनट के बाद वापस आ गया। काम हो गया बास। जिस चीज़ का हुसूल मुश्किल होता है उसे फना कर देना आसान। आओ चलें, मैंने कहा, और हम दोनों साहिल की तरफ चल पड़े। एनके की फिजा मामूल के मुताबिक थी। सड़कें, बाजार पुर-रौनक थे। एक बाकायदा शहर था और कोई नहीं कह सकता था कि यहाँ एक दीवानों का दिन होता है। फैरू ने इस बारे में बड़ी कहानी सुनाई थी। पाम स्प्रिंग नामी एक छोटे से होटल में एक कमरा हासिल किया गया और हम कमरे में मुकीम हो गए। तुम रात को किसी वक्त भी आना चाहो तो आराम से यहाँ आ सकते हो, लेकिन इससे पहले कुछ वक्त मुझे देना होगा। हाजिर चीफ, ये भी कहने की बात है। एक पता नोट करो और मुझे वहाँ ले चलो, मैंने कहा और तहदीब का पता बताया हुआ दोहरा दिया। ओह, मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। ये एनके के दौलतमंदों का इलाका है। उस तरफ लूट मार भी नहीं होती क्योंकि वहाँ ज़बरदस्त रखवाले होते हैं। वैसे ये इलाके का आखिरी सरा है, उसके बाद समंदर है। फासला कितना होगा? यहाँ से 80 मील दूर है। ओह, क्या वहाँ होटल वगैरह हैं? नहीं चीफ, वहाँ होटलों का क्या काम। पार्क वगैरह बिखरे हुए हैं। साहिल पर एक खूबसूरत तफरीह गाह है जहाँ लातादाद जोड़े खड़े होते हैं। वो खालिस दौलतमंदों का इलाका है।
तब यूं करो शार्टू, मुझे वहां पहुंचा दो और उसी टैक्सी में वापस आ जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। ओके चीफ, कितनी देर में चलोगे? मेरे ख्याल में अब वक्त ज़ाया करना बेकार है, तो तैयार हो जाओ, चलते हैं, शार्टू ने कहा। मैंने मेकअप उतारा और फिर एक उम्दा से सूट में मलबूस होकर कमरे से बाहर निकल आया। शार्टू को मैंने काउंटर पर चाबी देने भेज दिया और खुद बाहर निकल आया। शार्टू ने बाहर आकर एक टैक्सी रोकी और हम उसमें बैठ गए। ग्रास हिल, शार्टू बोला और ड्राइवर चौंक पड़ा। मरूमत वापस भी आना है? ओके लॉर्ड। ड्राइवर ने मुतमिन होकर टैक्सी आगे बढ़ा दी। जो जगह तुमने बताई है चीफ, वो साहिल के करीब हो सकती है, हम सीधे साहिल पर चलेंगे, रास्ते में, शार्टू ने कहा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। टैक्सी सफर करती रही। मैं बाहर के मनाजर देख रहा था। एन के डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफातर नजर आ रहे थे। मुजरिमों के इस जजीरे पर बेहतरीन इंतजाम थे, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि किसी मुल्क के तहत ये नहीं था। समंदर में किसी हादसे का शिकार होकर अगर कोई इस तरफ निकल आए तो उसे गुमा भी ना हो कि वो किसी ऐसी जगह आ गया है जहाँ से बेहतर दुनिया में वापसी का सफर इंतहाई मुश्किल हो सकता है। उसे तो यही महसूस होगा जैसे वो किसी बाकायदा शहर तक पहुँच गया है। एन के एक हैरत अंगेज जजीरा था और इसकी रवायात तलिस्मी हैसियत रखती थी जो सुनने वालों को मैसूर कर देती थी। मैं भी अगर इसकी कहानियां सुनता तो मेरे दिल में उसे देखने की ख्वाहिश जाग उठती। टैक्सी का सफर जारी रहा। इमारतों का सिलसिला खत्म हो गया। खूबसूरत बागात और उनके दरमियान खाली खाली मकानात फैले हुए थे। कोई हिस्सा गैर आबाद नहीं छोड़ा गया था। जाहिर है इस छोटे से इलाके में ये अयाशी मुमकिन नहीं थी। यहाँ कोई ज़री निज़ाम नहीं था। तमाम की तमाम चीज़ें बाहर से आती थी। ना ही यहाँ कोई सनत लगी हुई थी। बस एन के डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफातर थे या फिर दुकानें, बाजार और होटल। 80 मील का सफ़र तकरीबन 50 मिनट में तय हुआ। टैक्सी मुनासिब रफ्तार से सफ़र कर रही थी और हम इस सफ़र से लुत्फ़ अंदोज हो रहे थे। यहाँ तक हम साहिल के करीब पहुँच गए। ग्रास हिल नामी इलाका इसम की तरह था। छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले तहद्दे निगाह फैले हुए थे, लेकिन वो घास से लदे हुए थे और उनकी डलवानों पर छोटे छोटे चिनार और सरू के दरख्त की बहुतात थी जो दूर से देखने पर इतने हसीन नजर आते थे कि निगाह उन पर से ना हटे। जगह जगह फूलों की काश्त की गई थी और उन्हें मुख्तलिफ शक्लों में तराशा गया था। वो पार्क जिनके बारे में मुझे शार्टू ने बताया था इतने जादबे निगाह थे कि वहां पहुंचने के बाद वहां से जाने को जी ना चाहे। ऐसे ही एक पार्क के सामने शार्टू ने टैक्सी रुकवा दी और नीचे उतर गया। तुम चंद मिनट इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ, शार्टू ने ड्राइवर से कहा और उसने गर्दन हिला दी। शार्टू मेरे साथ आगे बढ़ गया। कैसी जगह है चीफ? कमाल की जगह है शार्टू, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये इलाका इतना हसीन होगा। एन के बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ रहना लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ है। जो लोग यहाँ कारोबार करते हैं उनके दिल से पूछो चीफ कि वो यहाँ जिंदगी कैसे गुजारते हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो 11 महीने काम करते हैं और जब लूट मार का त्यौहार आता है तो अपना बोरिया बिस्तर संभाल कर यहाँ से गायब हो जाते हैं। अजीब जिंदगी है यहाँ की। तुम्हारे ख्याल में वो कोठी कौन सी हो सकती है जिसका मैंने तुम्हें पता बताया है? मैंने मतलब की बात पर आते हुए कहा। शार्टू इधर उधर देखने लगा। उसने कई कोठियों के नंबर देखे और फिर एक सिमत रुख करके बोला, चीफ वो जो तुम्हें हल्के सब्ज रंग की एक इमारत नजर आ रही है, मेरे अंदाजे के मुताबिक वही तुम्हारी मतलूबा जगह है। मैंने इमारत की तरफ देखा। हल्के सब्ज रंग की इमारत के सामने एक बहुत बड़ा वसी लान फैला हुआ था जिस पर सब्जा ही सब्जा मौजूद था। दरख्त झूल रहे थे और उन दरख्तों में मुख्तलिफ फल लटके हुए थे। पसे मंजर में एक छोटी सी घास से लदी हुई पहाड़ी थी और दाहिनी सिम साहिल। गोया ये कोठी साहिल से मिली हुई थी और मुमकिन है इसका कोई हिस्सा समंदर से जा मिला हो। इस हसीन तरीन जगह को देखकर मेरी आंखें ताज्जुब व हैरत से फैल गईं। तहजीब वाकई एक खूबसूरत जगह मुकीम है, मैंने सोचा और फिर इफ्तेमाम तुकद्दम के तौर पर हम दोनों कोठी के करीब से गुजरे। जो नंबर तहजीब ने मुझे बताया था वो कोठी पर पीतल की प्लेट की शक्ल में नजर आ गया। ओके शार्टू, यही मेरी मतलूबा जगह है। चीफ किसी बहुत दौलतमंद आदमी की रिहाइश का मालूम होती है। बहरहाल तुम बेहतर जानते हो। हाँ ये तो बताओ, वापसी के लिए तुम क्या तरीका इख्तियार करोगे? बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ टैक्सी वगैरह मिल जाए, क्योंकि यहाँ रहने वाले टैक्सियों में सफर नहीं करते। इसकी फिक्र ना करो शार्टू, कुछ ना कुछ कर ही लिया जाएगा, मैंने जवाब दिया। तो फिर मैं जाऊं? शार्टू ने पूछा। हाँ यकीनन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं खुद ही पाम स्प्रिंग पहुंच जाऊंगा। तो फिर खुदा हाफिज। हालांकि चीफ तुम्हें छोड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये भी समझता हूँ कि तुम यकीनन किसी जरूरी काम से यहाँ आए हो, शार्टू ने कहा। जिस काम से मैं यहाँ आया हूँ इसमें तुम्हारी जरूरत भी नहीं, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया और शार्टू मुझे सलाम करके चला गया। मैं अपनी जगह खड़ा उस टैक्सी को जाता देखता रहा था जिसमें हम लोग आए थे। जब वो निगाहों से ओझल हो गई तो मैं गहरी सांस लेकर इमारत की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने इमारत की तरफ का एक चक्कर लगाया और उसके बाद साहिल की जानिब चल पड़ा।
साहिल पर मुख्तलिफ मनाजर नजर आ रहे थे। सैर व तफरीह करने वाले लोग यहाँ बकसरत मौजूद थे। जैसा कि शार्टू ने मुझे बताया था कि यहाँ ट्रालर भी थे, लेकिन ये ट्रालर यहाँ रहने वालों की जाती मलकियत थे और किराया वगैरह पर इनका उसूल नामुमकिन था। मैं नहीं जानता था कि किसी अजनबी को यहाँ किस निगाह से देखा जाता है, लेकिन बहरतौर मैं साहिल के साथ साथ आगे बढ़ता रहा। खूबसूरत और नौजवान लड़कियां पानी में खुशफेलियां कर रही थी। उनके जिस्मों पर पैराकी का लिबास था। बेशुमार लोग छतरियां लगाए बैठे हुए थे। हालांकि धूप में कती तेजी नहीं थी और मौसम खासा खनक था, लेकिन पानी में नहाने वाले मौसम की खनकी से बेनियाज अपने काम में मशगूल थे और कह के उबल रहे थे। मेरी तरफ किसी ने भी अजनबी निगाहों से नहीं देखा। शायद लोग यहाँ एक दूसरे से इज़हार वाकफियत नहीं करते थे। वैसे कई जगह इस किस्म के मौके मिले कि अगर मैं चाहता तो कुछ वक्त के लिए किसी को अपना साथी बना सकता था, लेकिन इस किस्म के हंगामों में इस वक्त पढ़ना बेमकसद था और फिर यूं भी तहजीब मालिक एक्स से मुलाकात के लिए ज्यादा वक्त नहीं रह गया था और ये वक्त मुझे यहीं गुजारना था। 3 लड़कियों की एक टीम पानी से निकली और इत्तेफाक से मैं उस वक्त उनके सामने ही मौजूद था। वो चौंक कर मुझे देखने लगी, लेकिन उनके चेहरों पर शरारत के आसार थे। तब उनमें से एक आगे बढ़कर बोली, हेलो। मैंने भी पुरतफाक अंदाज में कहा, आप तनहा महसूस होते हैं? सिर्फ महसूस हो रहा हूँ नहीं। ओह, इससे पहले हमने आपको यहाँ नहीं देखा। मेरी बदकिस्मती कि आपके सामने नहीं आ सका। मैंने जवाब दिया, क्या आप थोड़ी देर के लिए हमारा साथी बनना पसंद करेंगे? माजरत ख्वाह हूं, वैसे आप कहीं बाहर के इलाके से आई हुई मालूम होती हैं। हाँ, हम तीनों डेनमार्क से आए हैं। यहाँ हमारी एक दोस्त का ट्रालर है। वैसे इस खूबसूरत सी जगह में तन्हाई बड़ी अजीब लगती है। सोचा था कि आपको पार्टनर बना लें, लेकिन आप पहले ही। हाँ मिस, इसके लिए माफी चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। डेनमार्क वालियों ने शाने हिलाए और आगे बढ़ गई। घड़ी में वक्त देखकर मैं साहिल से पलट आया और अब मेरा रुख बराह रास्त उस सब्ज इमारत की तरफ था जहाँ तहजीब मालिक एक्स मौजूद थी। जज्बों को मुनासिब नाम नहीं दिए जा सकते, बस एक एहसास सीने में जागज़ी होता है। तहजीब ने अपने दिल में मेरा मकाम बना लिया था और अपनी तमाम तर एहतियात के बावजूद मैं अपने सीने में उसके लिए हलचल पैदा होने से नहीं रोक सका था। उस मकान की जानिब बढ़ते हुए कदम तहजीब के तसव्वुर के साथ साथ उठ रहे थे और इस तसव्वुर में सिर्फ तजस्सुस नहीं था, बल्कि एक दिलचस्पी, एक उमंग और एक इश्तियाक था, जिसे अगर मोहब्बत का नाम दिया जा सकता है तो ये इसके अलावा और कुछ न था। जब मैं मेन गेट पर पहुंचा तो तहजीब मुझे गेट के नजदीक खड़ी नजर आई। एक खूबसूरत से लिबास में मलबूस, हमेशा से कहीं ज्यादा दिलकश महसूस हुई, या फिर ये मेरी आंख थी जिसने उसे मोहब्बत की निगाहों से देखा था। उसके नाजुक से लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रक्सां थी, आंखों में सितारे से चमक रहे थे और मशरिक की परवरदा ना होने के बावजूद उसके अंदाज में वो झिझक थी, वो नुस्वानियत, वो हया मौजूद थी जो सिर्फ और सिर्फ मशरक की देन है। अहले मगरब इससे महरूम है। वो चंद कदम आगे बढ़ी। यही इज़हारे जज्बात था, यही इज़हारे उल्फत। मैं भी उसके नज़दीक जा खड़ा हुआ और हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। ये खामोश एहसासात, ये खामोश जज्बात हजारों अल्फाज का रूप रखते थे। सब कुछ कह लिया हमने एक दूसरे से, और जब एहसासात और जज्बात का तूफान ठहरा तो तहजीब आहिस्ता से बोली, आइए। मैं उसके साथ साथ आगे बढ़कर उस उसी इमारत के कंपाउंड में दाखिल हो गया। 2 रवैया सब्ज मैदान फैला हुआ था। उसके दरमियान गहरी सुर्ख रवश बनाई गई थी जिस पर बारीक बजरी बिछी हुई थी। ये रोशन आग तक जाती थी और फिर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती थी। सामने सदर दरवाजा था जिस तक पहुंचने के लिए 8 सीढ़ियां तय करना होती थी। मैंने मादाम मार्टिना की खैरियत पूछी तो तहजीब ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी वो अपनी ख्वाबगाह में चली जाती हैं। हाँ, उन्हें बेख्वाबी की शिकायत है। रात के दूसरे हिस्से में उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आती, इसलिए वो शाम को जल्द सो जाने की आदी हैं। तहजीब ने जवाब दिया, गोया उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। मैंने कहा। तहजीब अजीब से अंदाज में मुझे देखने लगी, फिर बोली, हाँ, इस वक्त तो मुमकिन नहीं है। तुम यहाँ कैसे गुजारा कर रही हो? मैंने सवाल किया। जिस तरह एक बड़े आदमी की या बड़ी खातून की सेक्रेटरी गुजारा कर सकती है। वो मुस्कुरा कर बोली। हम मुख्तलिफ रायदारियों से गुजरते हुए बिलाखर एक कमरे में पहुंच गए। ज्यादा वसी कमरा नहीं था, लेकिन इंतहाई नफासत से आरास्ता था। मैंने उसे देखते हुए कहा, उम्दा, अच्छी जगह है, पसंद आई। बैठिए, तहजीब बोली। ये तुम्हारे अंदाज में तकल्लुफ कब से पैदा हो गया? याद ही नहीं रहा कि किस तरह मुखातिब करती थी तुम्हें। ओह ओह, इतनी गहराई। मैंने जवाब दिया। हम इसे गहराई नहीं कह सकते, फिर क्या कहें? यह बताया नहीं जा सकता, तहजीब ने एक अदा से कहा। मैं उसकी इशारा की हुई नशिस्त पर बैठ गया तो तहजीब ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़ी खामोशी है यहाँ, मुलाजमीन भी ज्यादा तादाद में मालूम नहीं होते। हाँ, मैडम मार्टिना मुलाजमों की भीड़ को पसंद नहीं करती। उसके बावजूद यहाँ काफ़ी आदमी हैं,
लेकिन चूंकि शाम को मादाम मार्टिना की मसरूफियात ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए मुलाजमीन भी छुट्टी कर लेते हैं। शाम के बाद यहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून होता है। क्या तुम्हें इस पुरसुकून माहौल से वहशत नहीं होती? मैं जानती हूँ ये सब कुछ आर्जी है, इसीलिए बर्दाश्त तो करना ही होता है, तहजीब ने जवाब दिया। क्या मेरी आमद के बारे में मादाम मार्टिना को मालूम है? हाँ। कोई खास तवज्जो नहीं दी उन्होंने। मैंने उनसे कहा था कि मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है। उन्होंने मुझसे ये भी ना पूछा कि मेरा वो दोस्त कौन है, कहाँ से आ रहा है, कहीं बाहर से आया है या एन के पर ही रहता है। अच्छी मालका है। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है तहजीब, तारीना हार्डू के मुल्क की नुमाइंदा होने की हैसियत से इनका क्या मुकाम है? मैं नहीं जानता कि यहाँ मादाम मार्टिना को किस हैसियत से मुकीम किया गया है। मुमकिन है वो बारीक बीन हो और हालात पर गहरी निगाह रखने की सलाहियत रखती हूँ। मैं इस बारे में सही तौर पर नहीं बता सकती। मादाम मार्टिना के आदमियों से तुम्हारी मुलाकात हुई? नहीं, ये तमाम जिम्मेदारियां मादाम ने खुद ही संभाली हुई हैं। मैं आज तक ना तो किसी से मुखातिब हुई हूँ और ना ही मुझे ये अंदाज़ा हो सका है कि मादाम मार्टिना के मातहत कितने अफराद यहाँ क्या काम करते हैं। उनकी सेक्रेटरी की हैसियत से भी तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं? बस इतना मालूम है कि मादाम तारीना हार्डू के मुल्क के मफादात के लिए काम कर रही हैं और उन्हें ज़रूरी बातें पता चलती रहती हैं। वो उनका एक बाकायदा रिकॉर्ड रखती हैं, लेकिन मेरे ज़रिए नहीं। तुम्हें क्या करना होता है? सिर्फ उनकी निगहदाश्त, उनके आराम व आसाइश का ख्याल, तहजीब ने जवाब दिया। अजीब बात नहीं है तहजीब? शायद है, लेकिन मैंने तुम्हें इससे भी ज्यादा अजीब बात बताने के लिए यहाँ आने की ज़हमत दी है, तहजीब ने कहा और फिर इधर उधर देखने लगी। उसके बाद दरवाजे तक गई, दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, फिर दरवाज़ा बंद करके वापस आकर मेरे सामने बैठ गई। तहजीब की ये हरकत बताती थी कि वो कोई बहुत ही अहम इंकशाफ करने वाली है। मैं मुतजस्सिस निगाहों से उसे देखता रहा। चंद लम्हात के बाद तहजीब ने कहा, बात यह अली कि हम एक बिल्कुल ही गैर मुतल्लक मुल्क के लिए ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं ये नहीं जानती कि तुमने यहाँ आकर तारीना हार्डू के मकासद के लिए क्या कुछ किया है, लेकिन एक बात का अंदाज़ा मुझे बखूबी हो गया है, और वो ये कि इस मुल्क ने या तारीना हार्डू ने मुस्तहकम बुनियादों पर अपना काम नहीं किया है, बल्कि वो इस तरह यहाँ मसरूफ़ अमल हैं जैसे सिर्फ इखलाकी कार्रवाई कर रहे हों। वरना इस सिलसिले में अगर वो इतने ही मोहतात हैं तो फिर उन्हें इतने हल्के अंदाज में काम नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब? मैंने पुरइश्तियाक अंदाज में कहा। मैं बहुत से सवालात अपने जहन में रखती हूँ तुम्हारे बारे में। तुमने ट्रांसमीटर पर मुझसे जो गुफ्तगू की थी उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि तुम हालात को काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में कर चुके हो। किस तरह, ये सिर्फ तुम जानते होगे। बहरतौर मैं तुम्हें सबसे अहम बात बताना चाहती हूँ, और वो ये कि मैडम मार्टिना असल में मैडम मार्टिना नहीं है। तहजीब की बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। हाँ, असल मैडम मार्टिना को कैद करके इसी इमारत के एक कैद खाने में रखा गया है। वो आहिस्ता से बोली। ओह, और नकली मैडम मार्टिना? वो अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है अली, तो वो औरत एक इंतहाई खतरनाक औरत है। शायद हायल जोशु। तहजीब के ये अल्फाज किसी खौफनाक बम की तरह मेरे कानों के करीब फटे थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। एक लम्हे के लिए मुझे अपने होशो आवास रुखसत होते हुए महसूस हुए। ये नाकाबिले क़यास बात थी, नाकाबिले यकीन। लेकिन ये भी हो सकता है कि तहजीब को गलत फहमी हुई हो। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद तहजीब कहने लगी, हाँ, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो, लेकिन मैं वो बातें कर रही हूँ जो सुन चुकी हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आबदोज के सिलसिले में जो सौदेबाजी हो रही है उसमें मैडम मार्टिना एक अहम हैसियत से गुफ्तगू कर रही हैं और एक मखसूस ट्रांसमीटर पर हायल जोशु की हैसियत से कुछ लोगों को हदायत देती रही हैं। इन हदायत में वो इंतहाई भारी मर्दाना आवाज में अपने आप को हायल जोशु कहकर दूसरों से मुखातिब होती हैं। तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? शायद तुम ये भूल रहे वाली कि मैंने एक जराइम पेशा इदारे में तरबियत हासिल की है। मैं वो नहीं हूँ जो नजर आ रही हूँ या जो बन चुकी हूँ। जब इस तरह के मामलात मेरे इल्म में आते हैं तो मेरे अंदर वो तमाम सलाहियतें और हिस्से बेदार हो जाती हैं जिन्होंने मुझे ग्रीन पोल का 2 बना दिया था। ग्रीन पोल आला तरीन लोगों को अपने दरमियान एक आम हैसियत देती है, लेकिन वो जो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके होते हैं, ख्वाह किसी भी सतह के लोग हों, ओहदों के काबिल करार पाते हैं। ग्रीन पोल पर तो मैं लानत भेज चुकी हूँ, लेकिन उस हैसियत को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें मेरी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। तहजीब, ये तुमने बड़ी हैरत अंगेज बात बताई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जो इंकिशाफ करने वाली हूँ वो तुम्हारे लिए नाकाबिले यकीन होगा। तहजीब, अब तो मैं मैडम मार्टिना से जरूर मिलना चाहूंगा, लेकिन इन हालात में तुम कितनी हैरत की बात है कि तुम्हें तारीना हार्डू ने बड़े एतमाद के साथ इस जगह भेजा था और तुम्हें यहाँ रहकर सबसे खतरनाक काम अंजाम देने थे, लेकिन तुम पर यह इंकिशाफ कैसे हुआ?
मुझे कुछ शुबात तो पहले ही हो चुके थे अली, मैडम मार्टिना आपा आ जाए। वो पहियों वाली कुर्सी पर बैठकर अपने तमाम काम करती हैं, लेकिन एक अपाज के अंदर जो वैरानी और मायूसी होती है वो मैंने इन खातून में ना पाई। इनके अंदाज में एक ऐसी चुस्ती फुर्ती पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद वो अपाज नहीं है। मैंने इसका इजहार नहीं किया। हाँ, मैडम मार्टिना के जरिए तारीना हार्डू को जो पैगामात भिजवाने थे वो भिजवाती रही हूँ और उनमें किसी किस्म का तकल्लुफ नहीं किया। अलबत्ता दरपर्दा उनकी खोज में लगी रही और बिलाकर मैंने ये राज पा लिया कि वो अपाहज नहीं। जब मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि तारीना हार्डू ने ऐसा क्यों किया, या मैडम मार्टिना को एक अपाज की हैसियत इख्तियार करने की जरूरत क्यों पेश आई। इस सिलसिले में मैंने मार्टिना हार्डू से सवाल कर लिया तो उसने बताया कि मैडम मार्टिना मुकम्मल तौर पर अपाहज हैं और उन्हें उनके इदारे में तकरीबन 30 साल काम करते हुए हो गए हैं। उनकी बेपनाह सलाहियतों की बुनियाद पर उन्हें ये अहम ओहदा दिया गया और सिर्फ इसलिए वो टांगों से माजूर हो गई थी और बराह रास्त कोई कदम नहीं उठा सकती थी। ये मालूम करके मुझे ख्याल हुआ कि अगर मार्टिना अपाहज नहीं है तो कम अज कम ये बात उनके इदारे को तो मालूम होना चाहिए थी। बस यहाँ से मेरे ठोस शुबात की इब्तदा हुई और मैंने दरपर्दा मैडम मार्टिना पर निगाह रखना शुरू कर दी। और उसके बाद अली, मुझे ये अंदाजा हुआ कि मैडम मार्टिना हायल जोशू की हैसियत से काम कर रही हैं। मैंने उसके बाद भी काफ़ी वक्त सर्फ किया और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि असल हकीकत क्या है, और तब मुझे मालूम हुआ कि जितनी गुफ्तगू हायल जोशू के नाम पर की जाती है वो मैडम मार्टिना ही करती है। ये इंकिशाफ मेरे लिए जिस कदर हैरतनाक हो सकता था तुम इसका अंदाज़ा कर सकते हो। मैंने ये राज खुद तक की महफूज रखा, तारीना हार्डू तक को ये बात नहीं बताई, लेकिन मेरी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं रही थी। फिर मैं ऐसे मौक़ों की तलाश में रही जब मैडम मार्टिना यहाँ मौजूद ना हो।